नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षाएं अनअकैडमी में। हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आज की हमारी कौन सी प्रैक्टिस होगी? हमारी 7वीं प्रैक्टिस सेट आज होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट्स क्या है। दिया गया है, सफल होने के लिए आपको काफी देर तक एक साहस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है तो आपको एक साहस बनाए रखना है, उसके साथ एक लंबे समय तक मेहनत भी करनी होगी। ये नहीं कि हम 2 दिन के लिए कोई कार्य शुरू किए हैं तो उसमें हम पूरी तरह सफल हो जाएं और सफलता हासिल कर लें। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हम हतोत्साहित हो जाएं। तो खुद के अंदर अगर विश्वास जगाना है, सफल होना है, तो खुद के अंदर विश्वास जगाई कि हम एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। इसी वजह से क्या करना, साहस के साथ उस कार्य में लगे रहना है। वहां पे कभी आप निराश भी होंगे, कभी खुशी भी मिलती है कि हम इस कार्य में प्रोग्रेस हो रहे हैं, कभी ऐसा होता लगता है कि हम कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो ये सब लगा रहता है, ये जिंदगी, इसमें सब कुछ लगा रहता है। लेकिन हमें क्या करना, साहस बनाए रखना, साहस के साथ तैयारी में लगे रहना। एक न एक दिन सफलता तो मिलनी तय है। ये जो मेहनत करते हैं वो सफल तो होते हैं, ये लिखित है, ये तय है, एक न एक दिन सफलता मिलनी है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है पैसे से। सभी जितने प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसमें से क्या पहला क्वेश्चन हमारा प्रैक्टिस सेट से ही आता है, जिसमें से 1 to 6 नंबर से क्या आता है, क्वेश्चन आते हैं जो पैसे से आते हैं। तो चलिए देखते हैं पैसे को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है। क्वेश्चन दिया गया, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो टू इनिस्फ्री? क्यों पोएट इनिस्फ्री में जाना चाहता था? यहाँ पे देखिए दिया गया है, पोएट इनिस्फ्री में क्यों जाना चाहता था पूछा गया। यहाँ पे पोएट का ना, पहले हम देखते हैं कि पोएट का W.B. येट्स जो है एक पोएट है, उन्होंने इस पोएम को दिया है। तो देखते हैं पहले ऑप्शन, ही इज फेड अप विथ हिज लाइफ इन द सिटी। क्या वो सिटी में अपनी लाइफ से उब चुके थे, इस वजह से इनिस्फ्री में जाना चाहते थे? तो ऐसा नहीं है। ही वांट्स टू रिकवर हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ को सुधारना चाहते थे? तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी देखें, इनिस्फ्री इज ए काम एंड पीसफुल प्लेस। इनिस्फ्री क्या है? एक काम एंड पीसफुल प्लेस है। वहां जाने पे इंसान को शांति मिलती है और आरामदायक महसूस होता है, लोग अच्छा फील करते हैं, इस वजह से पोएट वहां पे जाना चाहता है। He has been invited by his friends staying there। क्या वो वहां पे दोस्त उनको इनवाइट करे? तो ऐसा नहीं। यहाँ पे देखेंगे ये तीनों ऑप्शन गलत होता है। सही कौन सा होगा? इनिस्फ्री इज ए काम एंड पीसफुल प्लेस। क्या है? इनिस्फ्री शांत और शांतिपूर्ण स्थान है, इस वजह से पोएट वहां पे जाना चाहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। देखते हैं पैसेज में क्या कहा गया है। पहले पैसेज को एक बार पढ़ भी लेते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द इनिस्फ्री। मैं क्या इनिस्फ्री में जाना चाहूंगा। एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, जहाँ पे एक छोटी सी केबिन बनी है। ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, क्या मिट्टियों से बनी है। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, आई हैव फॉर द हनी बी। क्या वहां पे हनी बी। एंड live along in the bee loud glade and I shall have some peace there। वहां पे क्या है? हमें पीस, शांति मिलेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा? I shall have some peace, तो वहां पे शांति मिलेगी और शांतिपूर्ण माहौल ही ऐसा, इनिस्फ्री ऐसा स्थान ही है कि जहाँ पे शांति मिलती है, एकदम शांत माहौल रहता है और महसूस भी बहुत अच्छा होता है। फिर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जहाँ पे पीस क्या? ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे आती है। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, क्या? वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। क्रिकेट क्या है? सिंग्स। देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर्स एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग फुल ऑफ द लाइनेट्स विंग्स। आई विल अराइज एंड गो, आई विल अराइज एंड गो। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, प्रतिदिन दिन और रात हम वहां जाना चाहेंगे हमेशा के लिए। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाय द शोर, जहाँ पे क्या है? वाटर फॉल हो रहा है, क्या? एकदम लैपिंग स्लो, लैपिंग विथ लो साउंड। वहां पे जो वाटर जब फॉल होता है तो इतना स्लो साउंड रहता है, उसकी धुन उनको पोएट को पसंद आती है, इस वजह से वो वहां पे जाना चाहते हैं। बाय द शोर, किनारे से। व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब रोडवे के किनारे वो खड़े होते हैं। ऑन द पेमेंट ग्रे आई हियर इन द डीप हार्ट्स कोर, क्या? उसको कैसे सुनते हैं? अपने दिल हृदय के एकदम गहराई से उसको महसूस करते हैं और सुनते हैं। इनिस्फ्री जैसे स्थान को वो महसूस करते थे। यहाँ पे पैसेज में दिया गया है पीस, यहाँ पे देखिए उनको मिल रहा है, शांति मिल रही। कहाँ पे? लेक ऑफ इनिस्फ्री। देखिए पोएम का नाम क्या है? द लेक
इस ऑफ इनिस्फ्री। ये पोएम का नाम है, पोएम किनकी है? W.B. ईट्स की है, विलियम बटलर ईट्स, W.B. ईट्स। ये पोएट है W.B. ईट्स, इनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। इन्होंने ये पोएम को लिखा है। कौन सा पोएम है? द लेक इज ऑफ इनिस्फ्री। ये पोएम में यहाँ पे लिखा गया है, तो इसी पोएम की चर्चा की गई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या बताया गया है? सही आंसर, इनिस्फ्री इज ए काम एंड पीसफुल स्थान। वो एक शांतिपूर्ण स्थान है, इस वजह से पोएट वहां जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। Who will not be the poet's companion at the lake of Innisfree? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन नहीं है? यहाँ पे देखिए नोट किया है, पोएट्स who will not be the poet's companion, साथी वहां नहीं बनता है। लेक ऑफ इनिस्फ्री में कौन पोएट का साथी नहीं बनता है? तो वहां पे देखते हैं पैसेज में चर्चा की गई है हनी बी की। हनी बी की चर्चा पैसेज में की गई है, अभी हमने पैसेज को पढ़ा, वहां पे की गई हनी बी की चर्चा। क्रिकेट्स की चर्चा की गई, ये सब कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी चर्चा की गई। लाइनेट्स, ये सब इनकी चर्चा की गई। लेकिन स्पैरो की चर्चा पोएम में कहीं पे नहीं की गई है। देख लेते हैं पोएम पे चर्चा कहाँ कहाँ की गई, उसको देख लेते हैं। जैसे देखें यहाँ हनी बी की चर्चा की गई है, उसके बाद देखते हैं क्रिकेट्स की चर्चा यहाँ पे की गई है, फिर लाइनेट्स की चर्चा यहाँ पे की गई। लेकिन स्पैरो की चर्चा पोएम में कहीं पर भी नहीं की है W.B. ईट्स ने। तो इसी वजह से वहां पे आंसर कौन सा सही होगा? स्पैरो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या दिया गया? 4 स्टेटमेंट दिए गए, कथन दिए गए, इसको पढ़ना है, फिर उसके बारे में ऑप्शन को देख के सही आंसर लगाना। ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये भी किससे दिया गया है? ये भी पैसे से ही दिया गया है। द पोएट इज एंजॉयिंग ए पीसफुल लाइफ ऑन आइलैंड। क्या आइलैंड में पोएट पीसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं? तो अगर ऐसा होता वो लाइफ को एंजॉय करते पीसफुल, तो इनिस्फ्री क्यों जाना चाहते? तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी दिया गया है, एट द प्रेजेंट पोएट इज स्टैंडिंग नियर द हार्बर। क्या पोएट का उस टाइम कहाँ पे पोएट स्टैंड है? हार्बर के पास स्टैंड है। अगर ऐसा होता वो हार्बर के पास स्टैंड होते, खड़े होते, तो कैसे वो इनिस्फ्री को महसूस कर पाते? वहां की शांति, वहां के वातावरण, वहां के वाटरफॉल को कैसे, उनकी ध्वनि को महसूस करते? तो ऐसा नहीं था। ये देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे सीधे सीधे यहीं से पैसेज को पढ़ के ही गलत हम कर लेंगे, बाद में हम ऑप्शन को देखते हैं। सी क्या दिया गया? द पोएट विल लाइन इन द कैबिन मेड ऑफ क्ले एंड वेटल्स। वहां पे देखिए दिया गया पोएट कहाँ पे? लिव इन कैबिन मेड बाय द क्ले एंड वेटल्स, जो कैबिन बनी है उसकी चर्चा पोएम में की गई। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन भी सही होगा। अगला देखते हैं, डी क्या दिया गया है? द पोएट विल लीव ऑल एलोन ऑन द आइलैंड। क्या पोएट वहां पे आइलैंड पे जो है वो अकेले एलोन करते हैं, अकेले लीव रहते हैं, रहे होंगे, तभी तो वो वहां पे जाना चाहेंगे इनिस्फ्री में शांति स्थान महसूस करने के लिए। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन डी भी ये सही होगा। देखते हैं ए बी किसमें गलत है और डी सी डी किसमें सही है। यहाँ देखते हैं ए एंड बी आर ट्रू, गलत है ये नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, बी एंड सी आर ट्रू, तो बी क्या सही है? नहीं, यहाँ पे देखिए गलत दिया गया, तो ये सीधे कट कर देते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है, ए एंड सी आर ट्रू, ए यहाँ पे गलत है, तो ये यहाँ पे कैसे सही होगा? ये भी गलत हो जाता है। तो बसता ऑप्शन डी है, उसको भी देख लेते हैं। ए एंड बी आर फॉल्स, देखिए यहाँ पे सही दिया, ए एंड बी आर फॉल्स, तो यहाँ पे ये सही है। फिर उसके बाद दिया गया सी एंड डी आर करेक्ट, और सी और डी क्या है? सही है। तो सी डी की चर्चा कहाँ पे देखिए की गई है? यहाँ लास्ट में सी डी सही बताया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ये लाइन दी गई, इसमें पूछा गया कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। तो हम लोग देख के महसूस कर सकते हैं, इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। जैसे देखे पीस क्या? शांति है, ये निर्जीव चीजें है, इसको हम सजीव के रूप में व्यक्त कर रहे हैं कि पीस क्या है? कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्या कोई शांति ड्रॉपिंग स्लो धीरे धीरे गिर रही है? तो ऐसी कोई वस्तु जो सजीव होगी वैसा उसकी चर्चा ऐसे ही की जाएगी, लेकिन निर्जीव चीजें ऐसी नहीं होती हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, क्या करते हैं? मॉर्निंग वो ड्रॉपिंग शांति धीरे धीरे गिर रही है, तो ऐसा क्या है? शांति जो है ये जो महसूस कर रहे हैं हम, इसके और फीलिंग्स है ना, इसको हम सजीव के रूप में यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं, जबकि ये निर्जीव के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ये देखते हैं हाइपरबली, कोई बात जो चढ़ा बढ़ा के हम बोलते हैं तो वहां पे हाइपरबली होता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी है मेटाफर,
क्या यहाँ पे किसी की तुलना की जा रही है? तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण का की चर्चा की गई। पीस को क्या दिखाया गया? एक सजीव व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, उनका मानवीकरण किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द बी लाउड ग्रेड। बी लाउड ग्रेड में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया? बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस होती है, तो उसमें देखते हैं किसका प्रयोग किया गया। ऑप्शन देगा ड्रामेटिक आयरनी, क्या ड्रामेटिक आयरनी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी एक्सटेंडेड मेटाफर, क्या एक्सटेंडेड मेटाफर का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी है ट्रांसफर इपिथेट। यहाँ पे देखते हैं सिमिली की कोई चर्चा नहीं की, लाइक एस सो का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम देखते हैं ऑप्शन सी दिया गया ट्रांसफर इपिथेट का, तो क्या किया गया? यहाँ पे देखिए द बी लाउड ग्लेड, इसकी चर्चा क्या की? दूसरे ट्रांसफर कर दिया गया, इसका किसके रूप में कर दिया गया? ये मानव के रूप में इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे ट्रांसफर इपिथेट का प्रयोग किया गया है। इसको जो वास्तविक चीजें होती है, वास्तविक चीजें न बता के उसकी जगह पे उसी के लिए कोई और संज्ञा या नाउन का प्रयोग करके हम जब उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे ट्रांसफर इपिथेट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी सही होगा, ट्रांसफर इपिथेट। अगला प्रश्न है, विच पेडागॉजिकल रिकॉग्नाइज द प्राइमरी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस देयर वॉइसेस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे देखते हैं कौन सी पेडागॉजी रिकॉग्नाइजेस, कौन सी ऐसी पेडागॉजी जो होती है, शिक्षण होता है, उसमें देखते हैं कि रिकॉग्नाइज करती प्राइमरी टू चिल्ड्रन, जो प्राथमिक विद्यालय के टीचर चिल्ड्रंस होते हैं, एक्सपीरियंस, जो इनके एक्सपीरियंस को, अनुभव को, देयर वॉइसेस, उनकी आवाज को, मतलब उनके बोलने के समझने की क्षमता को, एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और वो अपनी क्लास में कितना एक्टिव है, इनके पार्टिसिपेट को कौन सा ऐसा काइंड है जो उसको करता है। जहाँ पे बच्चों को ज्यादा महत्व दिया रहा है, सीधे सीधे यही पूछा जा रहा है, इसका अर्थ है कि बच्चों पे कौन से ऐसे क्लास में बच्चों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्या लर्नर्स, पहले क्वेश्चन है, दिस काइंड ऑफ पेडागॉजी रिक्वायर्स अस टू प्लान लर्निंग इन कीपिंग विद चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट। ये जो भी किया गया है, इसके बाद देखते हैं कौन से ऐसे ऑप्शन में ऐसा दर्शाया गया है जहाँ पे बच्चे की मानसिक विकास से और साइकोलॉजिकल वो पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अपने एक्सपीरियंस, अनुभव से अपने विचारों को व्यक्त करके और एक्टिव रह करके क्लास में पढ़ते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। क्या लर्नर्स होगा? ऑप्शन बी दिया है चाइल्ड सेंटर, ऑप्शन सी दिया है टीचर सेंटर, ऑप्शन डी दिया गया इलेबोरेटिव। तो ऑप्शन सी, ए और डी तो सीधे कट कर देते हैं, ऑप्शन बी सी देखते हैं। तो सी क्या होता है? जब टीचर सेंटर होगा तो उसमें क्या होता है? टीचर तानाशाह के रूप में होते हैं, टीचर जितना कहेंगे बच्चे उतना ही करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई क्या किया जा रहा है? बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा जा रहा है, वो अपने अनुभव के द्वारा सीख रहे हैं, अपने क्रियाकलापों के द्वारा सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? टीचर सेंटर ना होके बल्कि क्या है, ये क्लास कैसी है? चाइल्ड सेंटर्ड के रूप में है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिटिकल पेडागॉजी फर्म बिलीव दैट, जो क्रिटिकल पेडागॉजी होती है उसमें दृढ़तापूर्वक किसमें विश्वास करती है? ऑप्शन ए है व्हाट चिल्ड्रन लर्न आउट टू स्कूल इन इररिलेवेंट, जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं वो है। ऑप्शन बी देखते हैं, द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट, क्या है? बच्चों का अनुभव और उनका दृष्टिकोण क्या इम्पोर्टेंट होता है। द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, क्या करते हैं टीचर? क्या करते हैं? शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी दिया गया, द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, क्या करते हैं? लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, क्रिटिकली पेडागॉजी की फर्मली बिलीव्स दैट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी देखते हैं, द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट। वहां पे क्या किया जा रहा है? बच्चों के एक्सपीरियंस, उनके अनुभव और उनके सीखने की शक्ति को, उनके दृष्टिकोण को इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ ए टीचर इंगेज अंडर स्टूडेंट इन ए एक्टिविटी, क्या कोई टीचर है जो बच्चों को किसमें इंगेज करता है? किसी एक्टिविटी में इंगेज करता है। तो उसमें देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग न्यू लेसन, जो नए लेसन को बताने के लिए बच्चों की एक्टिविटी के रूप में उनको इंगेज कराता है। द पर्पज इज टू, ये उद्देश्य क्या करने के लिए करते हैं वो, इसका उद्देश्य क्या होगा?
ऑप्शन ए डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, क्या बच्चों के अटेंशन ध्यान को क्या भंगित करने के लिए या बदलने के लिए, इधर उधर करने के लिए, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है डिसिप्लिन द स्टूडेंट बिफोर द लेसन बिगिंस, हम देखेंगे जहां बच्चों के लिए निगेटिव पॉइंट कोई तानाशाह रूप में कोई सेंटेंस आता है तो उसको हम सीधे गलत मान, यहाँ बच्चों को डिसिप्लिन लाने, क्या बच्चे जितना कहा जाएगा उतना ही करेंगे, तो एकदम व्यवस्थित है, उनको डिसिप्लिन करके बैठा दिया, शांत होकर क्लास में बैठो तो मतलब बैठो, ऐसा नहीं करना है हमें। बच्चों को सिखाने के लिए उनकी एक्टिविटी को ध्यान में रखना होगा, उन्हें माइंड से स्वतंत्र छोड़ना होगा, उन्हें क्या करना होगा कि कोई भी प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ऑप्शन सी रिड्यूस द वर्कलोड, क्या उनके वर्कलोड को रिड्यूस कर देना है, कम कर देना है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन डी मोटिवेट एंड एनर्जेटिक द स्टूडेंट, क्या करेंगे स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे, उनके अंदर एनर्जी मतलब उन्हें ऐसा कुछ मोटिवेशन देंगे ताकि वो एनर्जी उनके अंदर आए, वो उत्साहित हो अपने कार्य को करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमंस लर्न लैंग्वेज, ह्यूमंस लर्न लैंग्वेज द वे दे डू सम अदर स्किल्स एंड एबिलिटीज थ्रू एक्सपीरियंस विथ विच थियरिस्ट डज नॉट रिजोनेट। यहाँ पे देख रहे हैं चार थियरिस्ट दिए गए हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे थियरिस्ट है जिन्होंने ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में कोई अपना दृष्टिकोण, कोई अपने विचार नहीं प्रस्तुत किए। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया चार ऑप्शन है जिसमें 3 लोग लैंग्वेज के बारे में अपना दृष्टिकोण दिए गए, बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं, लैंग्वेज को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, कौन ऐसा है जो ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऑप्शन ए देखते हैं चौमस्की का भाषा विकास का सिद्धांत वो है, उन्होंने भाषा के बारे में दिया है। ऑप्शन बी देखते हैं पियाजे ने भी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में भाषा के को परिभाषित किया है। ऑप्शन सी देखते हैं वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसमें भी उन्होंने अपनी चर्चा की है लैंग्वेज के बारे में। ऑप्शन डी देखते हैं स्किनर का ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने किस पर अपने सिद्धांत दिया, अधिगम पर, लर्निंग पे अपना सिद्धांत दिया है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी, इन्होंने भाषा के विकास के लिए कोई भी सिद्धांत नहीं दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द लर्नर्स इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, लर्नर्स कोई कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या भूमिका होती है वही पूछा। ऑप्शन है इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड क्रिएट नॉइज इन द क्लासरूम, क्या करते हैं ग्रुप में इंटरेक्ट होते हैं और क्लास में नॉइज को क्रिएट करते हैं। ऑप्शन बी देखते हैं पेन डाउन ऑल ऑप्शन इन द नोटबुक्स, क्या केवल नोट्स बुक्स में सारे ऑप्शन को लिख देना ही होता है कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में, तो ऐसा तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये बच्चों के बारे में निगेटिव दिया गया था, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया इंटरेक्ट ओनली विथ द टीचर्स, वनली का यूज होगा, मतलब सीधे ऑप्शन गलत होगा, वैसे भी टीचर का हम यूज करेंगे, टीचर से केवल इंटरेक्ट होंगे बाकी और किसी से नहीं, ये भी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया डू नॉट इंटरेक्ट एट ऑल, क्या किसी प्रकार का किसी से इंटरेक्शन वो करेंगे ही नहीं, एकदम शांति से बैठ के अपना बुक खोलेंगे, अपना पढ़ेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, तो ऐसे भी बच्चे नहीं सीख पाते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ बचता केवल एक है, ऑप्शन ए यहीं पे सही होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या होते हैं, बच्चे स्वतंत्र होते हैं, उसमें अपने तरीके से वो लोग कोई चीज निर्माण करते हैं, जो भी सीखना होता है अपना दिमाग दौड़ाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से, अपने क्रियाकलापों से सीखते हैं, जिसमें बच्चे शोर भी मचाते हैं, डिस्कस भी करते हैं, ये सब इसके अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि बच्चे अगर डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो डिस्कस करेंगे तो शोर तो मचना तय है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड क्रिएट नॉइज इन द क्लासरूम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, यहाँ पे देखें डू नॉट का यूज किया गया, कॉन्स्टिट्यूट एज द प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पे 3 और 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं है, भाषा के सिद्धांत के अंतर्गत कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं आता, बाकी 3 मिलेंगे। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ग्रेडेशन करेंगे। ऑप्शन बी फोकस एक्सक्लूसिवली इन रीडिंग स्किल, ऑप्शन सी दिया गया टीचिंग इन एन इंटीग्रेटेड मैनर, ऑप्शन डी दिया गया है एक्सपोजर टू लैंग्वेज। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सपोजर टू लैंग्वेज, ऑप्शन बी को देखते हैं फोकस इंक्लूसिव इन रीडिंग स्किल, क्या पढ़ने की स्किल पे हम भी फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे अधिकतर, ये प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज की लैंग्वेज टीचिंग का सिद्धांत नहीं आता है। क्या लैंग्वेज टीचिंग को जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें केवल रीडिंग को फोकस नहीं किया जाएगा, इसमें और भी सारे चीजों देखा है, ये चीजें शामिल है, यहाँ पे ऑप्शन सी भी शामिल है, ऑप्शन डी, लेकिन ऑप्शन बी में जो होता है, बी को देखा गया बी एक्सक्लूसिव रीडिंग इन इंग्लिश,
स्किल्स, क्या केवल स्किल रीडिंग स्किल को ही विकसित करना होता है? तो ऐसा नहीं होता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टू फैसिलिटेट पीयर ग्रुप पीयर एक्सेप्टेंस विच क्लासरूम इज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी क्लासरूम को पीयर मतलब ग्रुप में बांट दिया गया, पेयर मतलब ग्रुप होता है, उसे बांट दिया गया एक्सेप्टेंस, उस क्लासरूम में पीयर मतलब ग्रुप को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बच्चों का ग्रुप बनाया गया है, उसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है कि कैसे बच्चे क्या कोई भी कार्य को करने के लिए अपना ग्रुप बना के वो लोग अपना कार्य को अंजाम देते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर्स। ऑप्शन बी दिया गया है एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम विथ सेलेक्टेड लर्नर्स, क्या सेलेक्टेड लर्नर्स केवल होंगे? ऑप्शन सी दिया गया है एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर, क्या कहा? एन एक्सक्लूसिव क्लास विथ डाइवर्स लर्नर। ऑप्शन डी दिया गया एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम विथ सेलेक्टेड लर्नर्स। यहाँ आप देखते हैं ऑप्शन को रिपीट कर दिया गया, तो हम इसको ऑप्शन को क्या ए को सही माने, एन एक्सक्लूसिव क्लासरूम विथ डाइवर्स लर्नर्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर्पज ऑफ रिमीडियल टीचिंग। यहाँ पे पूछा जाए रिमीडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण, क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। पूछा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन दिया गया है टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स। देखिए टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव जो हैबिट्स होती है, जो हैबिट्स उनकी प्रभावशाली नहीं होती, जो हैबिट काम में नहीं आती है, उनको क्या करा एलिमिनेट करना है, तो उनको क्या करना, हटाना है वहां से। बच्चों में जब हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या कमियां हैं, तो जो उनकी आदतें बेकार होती हैं, गलत होती हैं, और जो उनके अंदर कमियां होती है उसको एलिमिनेट करना होता है, मतलब हटाना होता है। टू टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट लर्न प्रॉपरली, क्या करेंगे? लैंग्वेज आइटम को टीच करेंगे बार बार, लेकिन प्रॉपरली नहीं। टू मेक लर्नर्स लर्न बाई ड्रिलिंग, क्या करेंगे? टू मेक लर्नर्स लर्न बाई ड्रिलिंग, क्या अभ्यास से केवल लर्नर्स को सिखाएंगे? टू अराइज लर्नर्स इंटरेस्ट इन लर्निंग विथ स्टिमुलेटिंग अप्रोच। आप देखेंगे जब रिमीडियल टीचिंग हम करेंगे तो उसमें बच्चे में क्या विकसित होगा? टू, यहाँ पे देखिए पूछा गया कौन सा नहीं है, तो हम पहले देखते हैं कौन कौन सा है। टू अराइज लर्नर्स इंटरेस्ट, उसमें बच्चों के रुचि को विकसित करने के लिए रिमीडियल टीचिंग करते हैं कि जब कोई क्लास में बच्चे सुस्त होकर बस सुनते रहते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है बच्चे क्लास में सो भी जाते हैं, टीचर अपना लेक्चर देते रहते हैं, तो वहां पे ये देखा था बच्चों को समझ नहीं आता, कमियां किसकी निकलती? टीचर्स की ही निकलती है। तो रिमीडियल टीचिंग इसीलिए किया था कि जहाँ पे क्लास में कमियां आ रही हैं, बच्चों के अंदर जो कमियां हैं उसका पता लगा के उसका उपचार करना क्या होता है? रिमीडियल टीचिंग होता है। इसके अंदर इंटरेस्ट को विकसित करना ये तो तय है, आना है। ऑप्शन बी देखते हैं, टू टीच अगेन लर्नर लैंग्वेज आइटम नॉट लर्न प्रॉपरली, जैसा वो लैंग्वेज आइटम को दोबारा पढ़ाएंगे जिसको बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाए हैं। ऑप्शन बी भी इसके अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए तो आता ही है। बचता क्या है? ऑप्शन सी को देखते हैं, टू मेक लर्नर्स लर्न बाय ड्रिलिंग, क्या करेंगे? लर्नर्स को लर्न बाय ड्रिलिंग करेंगे, तो ये पर्पस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभ्यास का तो वैसे भी वो कराते रहते हैं, लेकिन उसमें देखा था कि कौन सी कमियां नहीं है, उनके अंदर कौन सी कमियां, उसको दूर करने के लिए ये सारी चीजें करनी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन वाइल टीचिंग इंग्लिश, जब क्या करेंगे? इंग्लिश पढ़ाते समय बच्चों के क्या मैक्सिमाइजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, जब स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन को उसको अधिक करना होता है, बढ़ाना होता है इंग्लिश टीचिंग के समय बच्चों के में क्या बढ़ाने के लिए उनका पार्टिसिपेशन, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच शुड बी, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि बच्चे क्लास में एक्टिव होकर बैठे रहें और क्या करें? उस इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में पार्टिसिपेट हो। ऑप्शन ए दिया स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऑप्शन बी दिया कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन सी दिया गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन डी क्या दिया गया? इमर्सन मेथड। यहाँ आप देखते हैं जब कम्युनिकेटिव अप्रोच का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे? कम्युनिकेशन करेंगे, एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे और उनसे क्या करेंगे? सीखेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। अगला प्रश्न देते हैं, इफ ए टीचर वांट्स टू केटर टू लर्निंग स्टाइल, क्या इफ ए टीचर वांट्स टू केटर टू लर्निंग स्टाइल ऑफ ऑल चिल्ड्रेन सी शुड, तो वो क्या करेगा? ऑप्शन ए है एडवाइज चिल्ड्रेन टू ज्वाइन को करिकुलर एक्टिविटीज टू शो देयर टैलेंट एंड लर्निंग स्टाइल,
क्या वो बच्चों को एडवाइस करेगी कि वो कोर करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। रिवाइज ऑल लेसन बिफोर दे अपीयर इन समेटिव असेसमेंट, क्या सारे लेसन को क्या करेंगे, वो रिवाइज करेंगे जब वो योगात्मक उनका मूल्यांकन होगा तब। ऑप्शन सी देखते हैं, टेस्ट द स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली टू इंश्योर दैट दे लर्न टू कंसेप्ट थ्रोली, क्या करेंगे, बच्चों का टेस्ट करेंगे कि क्या वो कंसेप्ट को समझ रहे हैं, अच्छे से उनको समझ रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन डी देखते हैं, employ variety of teaching method and modes to assess what caters to the diversity among the learners, क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या बच्चे कौन सी कमी है जो बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं और उनका निरीक्षण करेंगे, फिर उसके अनुसार बच्चों को शिक्षण देंगे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following is the most effective teaching strategy in language classroom? इन लैंग्वेज क्लासरूम, जब भाषा शिक्षण की क्लासरूम होती है, इसमें सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या होगी, बच्चों को पढ़ाने के सबसे मोस्ट इफेक्टिव पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए मोस्ट इफेक्टिव है। तो ऑप्शन ए है लेइंग लर्निंग एम्फेसिस ऑन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। ऑप्शन बी दिया गया है रीडिंग लिटरेचर अलाउड फ्रॉम ए बुक, किसी बुक से लिटरेचर को रीडिंग करेंगे तेजी। ऑप्शन डी दिया गया है एम्फेसाइजिंग रीडिंग विथ ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन, करेक्ट क्या करेंगे, उस पर जोर देंगे ताकि बच्चे पढ़े और उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करें, उसके बाद एक्सप्रेशन अच्छे से दें। ऑप्शन डी क्या दिया गया, डिस्कसिंग ए टॉपिक ऑफ लर्नर्स इंटरेस्ट एंड फोकसिंग ऑन वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, जो भी बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक होगी उस पर हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद क्या फोकस करेंगे, जो उन पे स्टेटिंग होगा उसको डिस्कस करने के बाद फोकस करेंगे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी दी गई उस पर हम फोकस करके उनको समझाएंगे और अच्छे से सिखाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बच्चों के साथ डिस्कस करके ही तो पढ़ाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लर्नर्स कैन बी मोटिवेटेड टू लर्न एंड मास्टर ए सब्जेक्ट व्हेन दे, लर्नर कब अच्छे तरीके से मोटिवेट होंगे और किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर होंगे, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे से सीख पाएंगे, सीखना मतलब उसमें निपुण होना ही मास्टर कहलाता है। यहाँ दे सब्जेक्ट व्हेन दे, जब वो ऐसा कुछ करेंगे, तो ऑप्शन देते हैं क्या वो करेंगे, उसमें वो मास्टर फील करेंगे, उसमें मास्टर होंगे और मोटिवेट होंगे अच्छे से। नो दैट दे विल बी टेस्टेड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट कंटेक्स्ट इन देयर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की ऐसी बात नहीं। ऑप्शन बी दिया बिलीव दैट द वर्क दे आर डूइंग इन इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ्स एंड देयर टीचिंग लाइफ। ऑप्शन सी दिया गया एंटीसिपेट दैट दे विल रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव का प्रयोग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन उनको मिलेगा, इससे बच्चे क्या अचीव करेंगे, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट को प्राप्त करेंगे, जिससे बच्चे क्या करेंगे अच्छे से उस सब्जेक्ट में मास्टर हो जाएंगे और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मोटिवेट करके उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा, सकारात्मक मूल्यांकन मिलेगा। ऑप्शन परसीव दैट दे वुड परफॉर्म बेटर देन देयर पीयर्स विल व्हाइल एंगेजिंग इन द सेम टास्क, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी दिया गया है एंटीसिपेट दैट दे विल रिसीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर अचीविंग इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी यूज्ड टू ट्रेन स्टूडेंट फॉर गुड स्पीच, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जिनका हम प्रयोग क्या करेंगे, कैन नॉट बी यूज, जिनका यूज हम नहीं कर सकते, किसमें, किसी बच्चे को भाषण दें, जैसे हम कोई स्पीच क्लास में तैयार करवाना है किसी बच्चे को, हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती ताकि बच्चों का जो भाषण होता है, जो स्पीच होती है वो प्रभावशाली हो सके। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से 3 ऑप्शन तो प्रभावशाली होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो प्रभावशाली नहीं होगा। यहाँ पे कैन नॉट पूछा गया, जो नहीं प्रभावित करेगा, तो वही हमें देखना है कौन सा ऐसा है। ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। ऑप्शन प्रैक्टिसाइजिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ द टंग एंड लिप्स। ऑप्शन सी दिया गया है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू स्पीच इन ए रियल लाइफ सिचुएशन। ऑप्शन डी दिया गया है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू स्पीक फॉर मिनट्स टू इनेबल योर डायलॉग
डायग्नोज द एरर्स। यहाँ पे हम देखेंगे जब कोई स्पीच हम क्लास में तैयार करते हैं किसी बच्चे का, तो हमें क्या क्या ध्यान देना, डिमॉन्स्ट्रेट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पहले तो ये ध्यान देना कि बच्चे जो स्पीच देंगे उसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए। गलत प्रोनाउंसिएशन का अगर स्पीच देंगे तो वो स्पीच प्रभावशाली नहीं होगी। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू स्पीच इन ए रियल लाइफ सिचुएशन। वो जो रियल लाइफ सिचुएशन में उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, अवसर देंगे ताकि वो बोल सके और स्पीच को अच्छे से प्रभावशाली। जब तक वो रियल लाइफ में अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे या अच्छे से अपने भाव विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वो अच्छे स्पीकर या स्पीच नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन डी है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स टू स्पीक फॉर मिनट इनेबल डायग्नोज द। कुछ टाइम उनको बोलने के अवसर देंगे ताकि वो उनके अंदर जो कमियां वो खुद से महसूस कर सके कि हाँ हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां है। ये तीनों ऑप्शन तो सही होते हैं अगर हमें किसी के बच्चे की स्पीच को प्रभावशाली बनाना है तब। लेकिन देखते हैं ऑप्शन बी दिया गया, प्रैक्टिसाइजिंग द करेक्ट पोजीशन ऑफ द टंग एंड लिप्स। तो हम जब ये प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम कोई प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का करते हैं हम पूछते हैं ना कि कौन से लिप, कौन से शब्द का उच्चारण कहाँ से, जैसे उच्चारण स्थान हमें पढ़ना होगा। तो इसका देखिए स्पीच में कोई भी रोल नहीं होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन कौन से शब्द का, जैसे हिंदी में होता है तो ये जो 25 वर्ड शब्द होते हैं, 25 अक्षर होते हैं क ख ग घ, इनका उच्चारण स्थान हम पढ़ते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन क्या उसकी जरूरत पड़ती है हमें स्पीच देने में कि कौन से शब्द का, कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान लिप या मुंह के कौन से स्थान से है, इसका कोई रोल नहीं होता है स्पीच में। यहाँ पे देखिए उसकी कोई रोल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि टंग और लिप्स का कोई वो नहीं होता कि हम किसी अक्षर के उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं, स्पीच में इसका कोई योगदान नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लैंग्वेज इज। अब देखिए हमने जो पीछे भी प्रैक्टिस कराया उसमें भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, लैंग्वेज इज, लैंग्वेज क्या है। हम देखते हैं लैंग्वेज क्या है, ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स क्या है, और ए लॉजिकल सिस्टम, नॉट ए रूल गवर्न बाय सिस्टम, ए ग्रामर रूल सेट्स। तो हम देखते हैं उसमें बताया था कि ए सिस्टम ऑफ सिस्टम क्या है, लैंग्वेज सिस्टम संसाधनों का संसाधन है। यहाँ हम देखते हैं संसाधन कौन कौन से, जैसे दिया गया है द सिस्टम ऑफ साउंड्स, जैसे है कुछ देख लेते हैं, द सिस्टम ऑफ साउंड्स, अगला ग्रामर, फोनिक्स। यहाँ पे देखिए ये सब दिया गया है, ये क्या है, लैंग्वेज का सिस्टम ही तो है। तो ये क्या है, सिस्टम ऑफ सिस्टम, संसाधनों का साधन होता है लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम ये सब सारी चीजें सीखते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं जो लैंग्वेज के माध्यम से हम सीखते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा देगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द आइडिया ऑफ कंप्रीहेंशन इनपुट एम एट। क्या करते हैं, आइडिया ऑफ कंप्रीहेंशन इनपुट एट दिया गया है, इनेबलिंग टू लर्नर्स टू मैनिपुलेट एंड रिफ्लेक्ट लर्नर लैंग्वेज। ऑप्शन बी है, इनेबल द लर्नर्स टू मास्टर द रूल ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन सी है, कंपेलिंग द लर्नर्स टू मूव बियॉन्ड द गिवन इनपुट। ऑप्शन डी दिया, कंपेलिंग द लर्नर्स टू टेक्निकली, यहाँ पे टेक्निकली यूज लैंग्वेज। ऑप्शन ए देखते हैं, इनेबल टू लर्नर्स टू मैनिपुलेट एंड रिफ्लेक्ट लर्न लैंग्वेज। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए हमारा सही हो जाए। क्या पूछा, द आइडिया ऑफ कंप्रीहेंशन इनपुट एम एट। जो आइडिया ऑफ कंप्रीहेंशन, समझ के जो विचार होते हैं वो क्या व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन है, इनेबलिंग टू लर्न टू मैनिपुलेट एंड रिफ्लेक्ट टू लर्न लैंग्वेज। क्या करते हैं, लैंग्वेज को लर्न करने के लिए मैनिपुलेट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं। इनेबल द लर्नर्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सीटेट क्रैक करना है तो हमारी वीडियो डेली देखते रहिएगा। हमारे सारे शिक्षकगण लग चुके हैं आपको सीटेट क्रैक कराने के लिए। और अभी आप लोग पिछला जो एग्जाम हो रहा है 28 तारीख शुरू हो चुका है, इसमें हमारे प्रैक्टिस सेट से देखेंगे तो कितने सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जा रहे हैं। तो आप देखिएगा, इससे अच्छे से आपको नंबर स्कोर हो जाएगा। और हमारे चैनल को साथ देने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।